हिंदी स्टोरी कार्टून कहानियाँ। आग और पानी ने बदला रूप। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों के बीच एक बहुत सुंदर सा नगर बसा हुआ था, जिसमें सब कुछ जादुई था। यहाँ तक कि आग और पानी भी अपनी अपनी भाषाओं में बात किया करते थे। वहाँ पर हर चीज की अपनी अलग अलग भाषा थी। एक बार की बात है, आग पानी से कहता है, हमारा नगर कितना सुंदर है, पर क्या हमारी दुनिया से अलग दूसरी दुनिया भी होगी, या फिर हमारी दुनिया असल दुनिया है? क्या लगता है तुम्हें? तुम्हारा क्या विचार है इस पर? पता नहीं, वैसे मैंने सुना है भगवान ने बहुत बड़ी दुनिया बनाई है, तो इसका मतलब हम लोग अकेले तो नहीं है यहाँ पर। हमारे जैसे हो सकता है शायद कई और होंगे। तो क्या हमें इस नगर से निकलकर देखना चाहिए? मैं तो चाहता हूँ कि मैं यहाँ से निकलकर देखूं। क्यों नहीं, जरूर निकलकर देखना चाहिए। पर अगर किसी ने हमें पहचान लिया तो? नहीं, हम लोग इस तरह तो नहीं जा सकते हैं। हमें कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। क्यों ना हम लोग इंसान का रूप लेकर निकले, जिससे सभी हमें इंसान ही समझेंगे। क्या कहती हो तुम इस बात पे? कैसा लग रहा है तुम्हें मेरा सुझाव? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा ये सुझाव बहुत काम का है। और इसके बाद आग और पानी अपने अपने रूप बदल लेते हैं। आग एक सुंदर सा लड़का बन जाता है और पानी एक सुंदर सी लड़की। वो दोनों किसी राजकुमार और राजकुमारी से कम नहीं लग रहे थे। उसके बाद वो अपने नगर को छोड़कर दुनिया घूमने के लिए निकल जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके नगर के अलावा भी बहुत सारे नगर थे, जहाँ पर बहुत सारे इंसान रहते थे। उन्होंने एक नगर में जाने का फैसला किया। उस नगर में राजा घनश्याम चंद्र का राज्य हुआ करता था। वो बहुत ही ताकतवर था और उसे अपनी ताकत का बड़ा ही घमंड था। नगर में आने के बाद आग ने खुश होकर कहा, अरे ये नगर तो कितना सुंदर है। ये तो हमारे नगर से भी कितना सुंदर लग रहा है। मैं तो अब तक सिर्फ अपने नगर को ही देखता था, लेकिन बाहरी दुनिया भी कितनी सुंदर है। नहीं, हमारा नगर सबसे सुंदर है। हाँ, ये भी सुंदर है क्योंकि हम यहाँ पर पहली बार आए हैं, लेकिन हमारे नगर की बात कुछ अलग ही है। वही जब उस नगर के लोगों ने उन दोनों को देखा तो वो समझ गए ये किसी दूसरे नगर के राजकुमार और राजकुमारी हैं, और उन्होंने राजा को इसकी खबर दी। राजा ने उन दोनों को अपने महल में बुलाया। वो भी उन्हें देखकर काफी हैरान हुआ। तुम लोग कौन हो और हमारे नगर में क्या करने आए हो? तुम लोग के नाम क्या क्या है? भाई, हमें अपने बारे में तो कुछ बताओ। हमारे नगर में प्रवेश कर रहे हो तो हमें पता तो होना चाहिए। ये सुनकर आग और पानी काफी हैरान हुए, क्योंकि उन्होंने तो अपने नाम सोचे ही नहीं थे। इस पर पानी ने कहा, जी मेरा नाम नीरा है और इनका नाम अग्नि। अरे बहुत ही अच्छे नाम है तुम लोगों के, पर तुम लोग आए कौन से नगर से हो? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा यहाँ पर, या फिर आस पड़ोस में भी मैंने कहीं तो नहीं देखा। तुम लोग कहीं दूर से आए हुए लगते हो। पर पानी इससे पहले कुछ कह पाती, तभी राजा के पास कुछ सिपाही आए और उन्होंने कहा, महाराज, हमारे नगर पर हमला होने वाला है, तो हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। सारे सैनिक तैनात हैं महाराज, हम लड़ने को तैयार हैं। आप बस हुक्म कीजिए। हाँ, तुम लोग पूरी तैयारी करो, और आप लोग हमारे मेहमान हैं, तो हमारी मेहमान नवाजी आप लोग स्वीकार करें। और इसके बाद राजा उन्हें मेहमान वाले कमरे में भेज देता है। वहां आने के बाद वो दोनों बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनकी बहुत अच्छी तरह से खातिरदारी हो रही थी। ये सब देखकर आग कहता है, अरे वाह, यहाँ तो हमारी कितनी मेहमान नवाजी हो रही है। मेरा तो जी कर रहा है यही ठहर जाऊं। मैंने कहा था ना, बड़ा सुंदर नगर है और यहाँ के लोग भी बहुत सुंदर हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। मुझे तो ये नगर बहुत ही अच्छा लगा। अब तो मेरा भी जी चाह रहा है कि मैं भी यहाँ पर रुक जाऊं। और उन दोनों का वो दिन बहुत ही अच्छा गया, और अगले दिन वो लोग महल में घूमने के लिए निकल गए। तभी अचानक शोर मच गया कि दुश्मनों ने हमला कर दिया है। ये देखकर राजा घनश्याम चंद्र भी काफी परेशान हुए, क्योंकि सामने भूतों की सेना थी, जिन्हें देखकर राजा की सेना काफी ज्यादा डर रही थी। वो भूत हड्डियों के हथियार लेकर बढ़ रहे थे। ये देखकर राजा ने अपने सिपाहियों को लड़ने के लिए भेज दिया, पर वो सारे सिपाही कमजोर पड़ रहे थे, क्योंकि भूत काफी ज्यादा गुस्से में थे। और उनके साथ एक जादूगर भी था, जो राजा के सिपाहियों को भूत बनाता जा रहा था।
ये देखकर राजा बहुत परेशान हुआ। अरे नहीं, अगर ऐसा ही रहा तो दुश्मन हमारे राज्य को हथिया लेंगे। अब हम क्या करें? ये भूत तो आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, ये तो हमारी तरफ ही आते जा रहे हैं। मेरे सिपाही भूत बन रहे हैं, क्या करें क्या करें क्या करें? वहीं ये सब देखकर आग और पानी काफी हैरान हुए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर भूतों ने राजा पर हमला क्यों किया। और इस बात पर आग कहता है, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? नहीं नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, हम इन्हें संभाल लेंगे। ये सुनकर आग और पानी अपने कमरे में चले जाते हैं और वहां से सब कुछ देखने लगते हैं, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ी खिड़की थी जिससे सब कुछ दिखाई दे रहा था। वहीं राजा काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसके काफी सारे सैनिक मारे जा चुके थे और वो कमजोर पड़ने लगा था। और राजा फिर कहता है, लगता है अब हमें उनकी मदद लेनी ही पड़ेगी, वरना हम हार जाएंगे। और यही सोचकर राजा उन दोनों के कमरे में जाता है और उन दोनों से कहता है, आप अपने राज्य से सेना मंगा लीजिए, हमें आपकी सेना की आवश्यकता है। हम धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रहे हैं, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, वो भूत हम पर भारी पड़ रहे हैं, हमारी मदद करें। अरे सेना की क्या जरूरत है, इन्हें तो हम ही हरा देंगे, अभी देखते हैं, चलो। क्या? पर आप तो सिर्फ 2 ही लोग हैं, आप इन्हें कैसे हरा सकते हैं? उसकी चिंता आप मत कीजिए, ये सब आप हम पर छोड़ दीजिए। पर हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये भूत आप पर हमला क्यों कर रहे हैं। आखिर आपने इनका क्या बिगाड़ा है? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और इसी का परिणाम मैं इस युद्ध के रूप में भुगत रहा हूँ। हमें कुछ समझ नहीं आया, आपने कौन सी गलती की है, हमें थोड़ा सा विस्तार से बताइए। हमारे राज्य के सामने जो घना सा जंगल बसा है ना, उसे भूतों का जंगल कहा जाता है। और लोगों का मानना है कि जो भूतिया हवेली है, वहाँ पर भूतों का राजा जादूगर रहता है। पर मुझे वो जंगल बहुत ही पसंद था और इसी वजह से मैंने उस हवेली को तोड़वा दिया, क्योंकि वहाँ पर मैं अपना महल बनवाना चाहता था। वो जंगल काफी वीरान और सुनसान है, वहाँ काफी शांति थी और इसीलिए मैंने सोचा वहाँ पर मैं रहूंगा। पर जब से मैंने उस हवेली को तोड़ा है, तब से भूत बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए हैं। उन्होंने पहले भी हमला किया, पर पहले हमने उन्हें हरा दिया, पर पता नहीं था इस बार वो इस तरह आएंगे। हमारी मदद करें। अच्छा, तो ये बात है, आप चिंता मत कीजिए, हम इन्हें हरा देंगे। आप बस देखते जाइए हम क्या क्या करते हैं। और ये कहकर आग और पानी उस खिड़की से कूद जाते हैं और अपने अपने असली रूप में आ जाते हैं। राजा जब देखता है कि ये दोनों तो आग और पानी हैं, तो काफी हैरान हो जाता है। उसे तो पता ही नहीं था कि उनके महल में आग और पानी रूप बदल कर रह रहे थे। वही आग और पानी को देखकर वो भूत भी घबरा जाते हैं और आग भूतों के राजा जादूगर से कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। नहीं, हम नहीं जाएंगे, तुम हमारे रास्ते में मत आओ। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और ये कहकर आग और पानी उन लोगों के साथ लड़ने के लिए अपने अपने हथियार निकाल लेते हैं। तो आखिर अब आगे क्या होगा? क्या आग पानी भूतों को भगा देंगे या फिर जादूगर उन्हें अपने वश में कर लेगा? तो आगे देखने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। धन्यवाद। 3 मायावी भाई। कृष्ण नगर में राधा अपने बेटों के साथ रहा करती थी। उसके 3 बेटे थे, वो तीनों जुड़वा थे, जिस वजह से उन तीनों में ज्यादा अंतर नहीं था। वहीं तीनों में ही अलग अलग विधाएं थी, यानी कि तीनों मायावी थे, क्योंकि राधा खुद मायावी थी। उसने एक किसान से शादी की थी, क्योंकि उसे वो बहुत पसंद आ गया था और अब वो उसी के साथ जीवन बिताती थी। पर राधा के पति की मौत एक हादसे में हो जाती है, जिसके बाद से वो अपने बेटों को खुद ही पालती है। उसके बेटे अब जवान हो चुके थे, वहीं राधा काफी बूढ़ी हो गई थी। एक दिन की बात है, उसका बड़ा बेटा मोहन लकड़ियां लेकर आता है। तभी राधा उससे कहती है, अरे बेटा, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम लोग किसी दूसरे गांव में चले, क्योंकि इस गांव में तो कोई भी काम नहीं है। इस तरह तुम लोग कैसे गुजारा कर पाओगे? आप चिंता क्यों कर रही हैं माँ? वैसे भी हम लोग कोई साधारण नहीं है, मायावी है, मायावी। मुझे पता है, इसी बात का तो डर है।
अगर किसी को पता लग गया कि तुम तीनों भाई मायावी हो तो क्या होगा? तभी वहां पर उसका बीच वाला लड़का मदन भी आ जाता है और वो अपनी माँ से कहता है, आप चिंता क्यों करती हैं माँ? कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वैसे भी आपने ही हमें सिखाया है कि हम तीनों को साथ रहना चाहिए। मुझे पता है बेटा, पर आज की दुनिया बहुत ही खराब है। तुम लोग संभल कर रहो। वैसे तुम्हारा छोटा भाई चंदन नहीं दिख रहा, वो कहाँ है? अरे माँ, वो हमारे लिए भोजन लेने गया है, अभी आता ही होगा। तो ऐसे आज मुखिया मिला था, कह रहा था कि उसके कुछ रुपए उधार है। हाँ, पैसे तो उधार है, पर कैसे उसके पैसे चुकाएं? हमारे पास तो कोई चीज ही नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, वैसे भी वो मुखिया बहुत ही बड़ा चोर है, चोर। उसके पैसे दो या मत दो, एक ही बात है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। हम किसी के पैसे मार नहीं सकते हैं। पर माँ, आपको तो पता है ना वो मुखिया कितना बड़ा ठग है। हमेशा लोगों को ठगता ही रहता है वो। मुझे पता है बेटा, पर जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। तब तक चंदन भी खाना लेकर आ जाता है और इसके बाद राधा अपने बेटों के लिए खाना पकाती है। वहीं वो लोग आराम से अपना जीवन गुजार रहे होते हैं। उन्हें किसी भी चीज की कोई भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि भले ही वो कोई भी काम धंधा ना करते हों, पर वो अपनी शक्तियों से इतना तो कर ही लेते थे कि उनका गुजारा आराम से हो जाता था। पर एक बार की बात है, मुखिया उन लोगों के घर आता है और राधा से बोलता है, अरे राधा, कितने दिन हो गए हैं, पैसे लौटाने रही है क्या? पैसे लेकर ऐसे बैठ गई हो जैसे उन पर तुम्हारा ही हक है। अरे आप ऐसे क्यों कह रहे हैं मुखिया जी? लौटा दूंगी, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। 3 जवान लड़के हैं, उनसे कहती क्यों नहीं वो कुछ काम धंधा करे? हमेशा इधर उधर डोलते रहते हैं। आपको तो पता ही है, हमारे गांव में कोई भी काम नहीं है, इसी वजह से। अब पर आप चिंता मत कीजिए, हम आपके पैसे जल्द ही लौटा देंगे। तब तक वहाँ पर उसके तीनों लड़के भी आ जाते हैं और वो लोग जब अपनी माँ और मुखिया की बात सुनते हैं तो वो काफी परेशान हो जाते हैं। और जब मुखिया चला जाता है तो मोहन कहता है, हम लोग इस तरह अपना जीवन नहीं गुजार सकते हैं। हम लोगों में सभी शक्तियां हैं। मैं किसी का भी रूप ले सकता हूँ, वही मदन गायब हो सकता है। चंदन अपने शरीर को किसी पहाड़ की तरह बड़ा कर सकता है। हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ये सुनकर राधा किसी सोच में डूब जाती है और काफी देर सोचने पर वो अपने तीनों लड़कों से कहती है, अब तो इसका एक ही हल है, तुम्हें मेरू पहाड़ पर जाना पड़ेगा। उस पहाड़ पर बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिन पर मोती लगते हैं। पर माँ, मोती तो सिर्फ समुद्र में होते हैं। मुझे पता है बेटा, पर वो मायावी पहाड़ है। मैं वहाँ पहले आया जाया करती थी। तुम यही मान लो कि वो तुम्हारी नंसार है। ये सुनकर वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और फिर अपनी माँ से कहते हैं, तो फिर ठीक है, हम सभी लोग मेरू पहाड़ पर जाएंगे, क्योंकि वहीं से अब हमारी गरीबी दूर हो सकती है। पर वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, संभाल कर जाना। इसके बाद अगले दिन वो अपनी माँ से आज्ञा लेकर उसी पहाड़ के लिए निकल जाते हैं। अपनी माँ के बताए हुए रास्ते पर वो लोग चलते जा रहे थे। लगभग पूरे दिन का रास्ता तय करने के बाद शाम के समय वो लोग मेरू पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। पहाड़ देखने में ज्यादा ऊंचा नहीं था, पर उस पहाड़ की सुंदरता देखने लायक थी। तभी मोहन कहता है, माँ तो कह रही थी यहाँ पर खतरा है, पर यहाँ पर तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। चलो हम लोग इस पहाड़ पर जाकर देखते हैं। और ये कहकर वो तीनों पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें एक बहुत बड़ा राक्षस दिखाई देता है। उस राक्षस को देखकर वो तीनों घबरा जाते हैं। इस पर चंदन कहता है, आप दोनों यहीं रुकिए, मैं अभी इस राक्षस से निपट कर आता हूँ। और ये कहकर चंदन अपने शरीर को किसी पहाड़ की तरह बड़ा कर लेता है और उस राक्षस के सामने पहुंच जाता है। जब राक्षस उसे देखता है तो वो काफी हैरान होता है और वो उससे कहता है, तुम कौन हो? यहाँ क्या करने आए हो? मैं चंदन हूँ, मैं यहाँ से मोती लेने आया हूँ। नहीं, ये मेरा पहाड़ है, यहाँ से कोई भी मोती नहीं ले जा सकता। अगर तुम्हें मोती लेने हैं
तो तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा। वही चंदन ने पहले ही अपने भाइयों को योजना बता दी थी कि उन्हें क्या करना था, और इसके बाद चंदन और वो राक्षस लड़ने लगते हैं। वहीं मदन गायब होकर मोती के पेड़ के पास पहुंच जाता है। मोतियों को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं मोहन भी एक बंदर का रूप ले लेता है और वो भी इधर उधर उछलकर मोतियों के पेड़ों पर पहुंच जाता है। इसके बाद वो मोती तोड़ते हैं और वहां से निकल जाते हैं। जब चंदन ये सुनिश्चित कर लेता है कि उसके भाइयों ने मोती ले लिए हैं, तो वो राक्षस से कहता है, मैं हार मानता हूँ, मैं तुम्हारे साथ और लड़ाई नहीं लड़ सकता। ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं अभी तुम्हें धूल चटा देता। ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे भी ये मेरी नंसार है, तो मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ। इस पर वो राक्षस काफी हैरान होता है और वो चंदन से कहता है, मैं कुछ नहीं समझा, तुम कहना क्या चाहते हो? इस पर चंदन राक्षस को अपनी माँ के बारे में बताता है, जिसे सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि राक्षस उसकी माँ का भाई था और उसने चंदन से कहा था, अरे वाह, इसका मतलब तो तुम मेरे भांजे हुए, तभी तुम मेरी तरह ताकतवर हो। तुम्हारे बाकी भाई कहाँ हैं? इस पर चंदन अपने दोनों भाइयों को बुलाता है। वो दोनों भी वहां आ जाते हैं। अब चंदन भी सामान्य हो गया था और वो राक्षस भी अब अपने सामान्य रूप में आ गया था। और जब वो सामान्य रूप में आता है तो वो भी उन्हीं की तरह एक इंसान बन जाता है और वो उन तीनों से कहता है, अरे अगर तुम लोग पहले बता देते तो क्या हो जाता। मैं तो बेफालतू में ही डर गया, क्योंकि ये पहाड़ी मायावी है। तो मैं नहीं चाहता हूँ यहाँ पर कोई भी बाहर का इंसान आए, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है ना, इंसान कितने मतलबी हो जाते हैं। हाँ, हमें पता है, इसलिए माँ चाहती है कि हम लोग उस गांव से निकलकर इसी पहाड़ पर रहें। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने भी बहुत सालों से अपनी बहन को नहीं देखा है। तुम लोग यहीं आकर रहो, मेरी भी यही इच्छा है। वैसे भी बाहर की दुनिया तुम लोगों के लायक नहीं है। इसके बाद राक्षस उन लोगों से काफी देर तक बात करता रहा और फिर उसने उन लोगों को काफी सारे मोती दिए। फिर वो तीनों वहां से चले आए और उन्होंने मोतियों को बेचकर बहुत सारे पैसे लिए। पैसे लाने के बाद वो सीधा मुखिया के पास गए और उसे पैसे दे दिए। इसके बाद वो घर आ गए और अपनी माँ से कहा, माँ, चलिए अब हमारे यहाँ से चलने का समय आ गया है, क्योंकि हमें पता लग गया है माँ, ये हमारी असली दुनिया ये नहीं बल्कि वो पहाड़ है। ये सुनकर राधा बहुत खुश हो जाती है और इसके बाद वो सभी लोग उसी मेरू पहाड़ पर चले जाते हैं। चंद्रयान हुआ हैक। कैसे पकड़ा गया चंद्रयान का हैकर। आज राकेश का मन काफी घबरा रहा था, क्योंकि आज वो उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसे उसने पहले भी किया था, पर वो उसमें सफल नहीं रहा था, यानी कि चंद्रयान 2। राकेश को उदास देखकर उसकी पत्नी ने उससे कहा, आप इतने उदास क्यों हो रहे हैं? आप इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, फिर भी छोटी सी विफलता से उदास हो गए। ऐसी बात नहीं है, मैं जो काम करने जा रहा हूँ उसे पहले भी किया था। तुम्हें तो पता ही है चंद्रयान 2 के बारे में, वो फेल हो गया था। मुझे पता है, पर इसमें उदास होने वाली क्या बात है? आप फिर से कोशिश कीजिए, मुझे उम्मीद है इस बार आप जरूर कामयाब होंगे। पर मुझे डर लग रहा है, क्योंकि सरकार को मुझ पर भरोसा है। जब सरकार को आप पर भरोसा है तो आपको खुद भी अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। यह सुनकर राकेश के अंदर थोड़ा जोश आया और उसने चंद्रयान को बनाना शुरू किया। उसके साथ और भी कई सारे लोग थे, क्योंकि उसने पूरी टीम बनाई थी और सभी टीम मेंबर चंद्रयान 3 को बनाने में लगे हुए थे। वही राकेश नहीं चाहता था कि इस बार कोई भी गड़बड़ हो, जिस वजह से वो उसमें अपना पूरा 100% लगा रहा था। चंद्रयान लगभग बनने को तैयार था, पर अभी भी राकेश को उसके अंदर कुछ कमी लग रही थी, जिस वजह से वो काफी परेशान था। उसे इस तरह से परेशान देखकर उसकी टीम मेंबर जितिन ने उससे कहा, अरे क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? मुझे इसमें कुछ गड़बड़ी लग रही है। वैसे तो चंद्रयान 4 दिन में चंद्रमा पर पहुंच जाता है, पर अब की बार चंद्रयान ब्लैक साइड उतरेगा तो इस वजह से वहां पर नेगेटिविटी ज्यादा होगी। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि चंद्रयान 4 दिन की वजह 47 दिन में उतारे, यानी कि
उसकी स्पीड धीमी कर दी जाए। पर इससे तो उसे लगभग 1.5 महीने लग जाएंगे। मुझे पता है कि इससे 1.5 महीने लगेंगे, पर कम से कम वो सुरक्षित तो लैंड हो जाएगा। जल्दबाजी की वजह से हमें हर बार यही दिक्कत होती है, और वैसे भी इस बार हम उस दिशा में चंद्रयान उतार रहे हैं जिस दिशा में अभी तक किसी ने भी चंद्रयान नहीं उतारा है। फिर हम लोग सरकार को क्या जवाब देंगे? क्या तुम उन्हें समझा पाओगे अपना ये मटेरियल? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर वो मान गए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि पिछली बार की असफलता के बाद इस बार भी हमारे हाथ कुछ ना लगे। ये सुनकर जितिन ने कुछ नहीं कहा, और इसके बाद राकेश ने सरकार से बात की और उन्हें अपना पूरा प्लान समझाया, जिससे सरकार को भी कोई एतराज नहीं हुआ। और फिर राकेश ने इस तरह से चंद्रयान को तैयार कर लिया जिस तरह वो चाहता था। और आखिरकार अब वो दिन आ ही गया था जिस दिन चंद्रयान आसमान में उड़ान भरने वाला था। उसके एक दिन पहले राकेश ने सारी तैयारी कर ली थी, सारा सिस्टम सही था, पर अचानक एक दिक्कत आ गई। किसी ने उसका सिस्टम हैक कर लिया था, यानी कि चंद्रयान को किसी ने हैक कर लिया था, जिस वजह से उसने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। ये देखकर राकेश बहुत ज्यादा परेशान हो गया और उसने ये बात जितिन को बताई। अरे यार, ये कैसे हो गया? चंद्रयान को कोई हैक कैसे कर सकता है? ये तुम क्या कह रहे हो? चंद्रयान हैक हो गया? बाप रे! पर अब हम लोग क्या करेंगे? कल ही इसकी उड़ान होनी है। मुझे पता है, पर ये काम हमारे टीम मेंबर में से किसी का हो सकता है। पर वो होगा कौन? हम पता कैसे लगाएंगे? पता तो हमें लगाना ही पड़ेगा, वरना हमारी सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। और इसके बाद राकेश उस इंसान का पता लगाने में लग जाता है। वो अपने सभी टीम मेंबर्स को बुलाता है और उनसे कहता है, आज चंद्रयान के पास कौन कौन गया था? मुझे सच सच बताओ। सभी लोग मना कर देते हैं, क्योंकि आज सिर्फ राकेश को ही चंद्रयान देखना था। पर राकेश को समझ में नहीं आ रहा था कि वो तो अपने साथ किसी को भी नहीं ले गया था, तो फिर आखिर ऐसा कर कौन सकता था। उसने जब कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तो वहां पर भी कुछ उसे नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने वहां पर छेड़छाड़ कर दी हो। अरे, मुझे लगता है कि किसी ने कैमरे के साथ छेड़छाड़ की है, या फिर किसी ने रिकॉर्डिंग ही डिलीट कर दी है। पर अब मैं कैसे पता करूं कि आखिर चंद्रयान को किसने हैक किया है? लगता है इस बार भी मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। हे भगवान, ये कैसा न्याय है? और ये कहकर वो उदास होकर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जितिन काफी खुश हो रहा था और वो किसी से फोन पर इसी सिलसिले में बात भी कर रहा था। अरे यार, मजा ही आ गया। आज तो मैंने चंद्रयान को हैक कर लिया है और अब मैं कल इसे खुद उड़ाऊंगा, जिससे सभी लोग मुझसे खुश हो जाएंगे और सभी समझेंगे कि मैंने हैकर से इसे छुड़ा लिया। किसी को ये पता भी नहीं चल पाएगा कि इसे मैंने ही हैक किया था। पर जितिन इस बात से अनजान था कि वो जहाँ पर बात कर रहा है वहां पर माइक लगा हुआ था और ये सारी बातें लोग हॉल में सुन रहे थे। जब ये बात राकेश ने सुनी तो वो काफी हैरान हुआ। उसे जितिन से ये उम्मीद नहीं थी और वो उसी कमरे में गया जहां जितिन फोन पर बात कर रहा था। जब जितिन ने राकेश को देखा तो वो काफी घबरा गया और उसने उससे कहा, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? अभी तुम क्या बोल रहे थे? ये चंद्रयान को तुमने हैक किया है? ये सुनकर तो जितिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि राकेश को कैसे पता लगा। इस पर जितिन ने राकेश से कहा, नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। भला मैं ऐसा क्यों करूंगा भाई? मैं तो तेरा दोस्त हूँ ना। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। अभी तुम जिससे ये बात बता रहे थे ना, उसी से हमें पता लगा है, क्योंकि तुम जहाँ पर बात कर रहे हो वहाँ पर एक छोटा सा माइक लगा था और तुमने इस पर गौर नहीं किया, जिससे तुम्हारी बातें सभी ने सुन ली हैं। यह सुनकर जब जितिन ने उस तरफ देखा तो वहां सच में एक छोटा सा माइक लगा था और उसका ध्यान उस पर बिल्कुल भी नहीं गया, जिस वजह से उससे इतनी बड़ी गलती हो गई। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो बहुत ही घबरा गया। इस पर राकेश ने उससे कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो सोच रहा था तू मेरा अच्छा दोस्त है, तुझे खुशी होगी, पर तू तो परे भी निकला और मतलबी भी। पूरा श्रेय अपने ऊपर लेना चाहता था।
मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई भाई। मैं तो बस इसलिए ये सब कर रहा था जिससे सभी मुझसे खुश हो जाए। तुझे माफ नहीं किया जा सकता क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि तेरी ये बात सारे साइंटिस्ट ने सुनी है और अब कोई भी तेरे साथ काम नहीं करेगा। नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता है। मैंने भी इसमें अपना पूरा समय और मेहनत लगाई है। तू मुझे इस तरह इस प्रोजेक्ट से निकाल नहीं सकता है। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी तू यहाँ से चला जा क्योंकि मुझे बहुत सारे काम है। सबसे पहले तो तुझे चंद्रयान को सही करना है, वरना अगर ये बात मैंने सरकार तक पहुंचा दी तो तू मुसीबत में आ जाएगा। ये सुनकर जितिन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। इसके बाद जितिन चंद्रयान को सही कर देता है। चंद्रयान के सही होते ही राकेश बहुत खुश हो जाता है और अगले दिन चंद्रयान उड़ान भरने के लिए तैयार था। वहीं राकेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बार बार भगवान का नाम ले रहा था। हे भगवान, अब सब तुम्हारे ऊपर है। आप सही सलामत चंद्रयान को ऊंची उड़ान देना, ये सही तरह से उड़ जाए बस। वही सभी लोग बस यही सोच रहे थे कि अब क्या होगा। और इसके बाद जैसे ही चंद्रयान उड़ने के लिए तैयार हुआ, सभी लोग बहुत ही बेसब्री दिखाने लगे और कुछ ही देर में चंद्रयान ने अपनी उड़ान भर ली, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए। और देखते ही देखते चंद्रयान आसमान में तेजी से ऊपर चला गया, जिसे देखकर राकेश भी बहुत खुश हुआ क्योंकि उसका चंद्रयान 3 सफल हो गया था। वहीं लगभग 47 दिन इंतजार करने के बाद चंद्रयान ने चंद्रमा पर सुरक्षित लैंडिंग कर ली, जिससे पूरे भारत का नाम रोशन हो गया। और वहीं हर तरफ चंद्रयान 3 की चर्चा हो रही थी। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए क्योंकि प्रयास से ही हमें सफलता मिलती है। भूतिया हॉस्पिटल। अजय, कहाँ जा रहे हैं इतनी रात में? आप कुछ बता ही नहीं रहे। अरे मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है, तो तुम शांति से बैठी रहो। क्या सरप्राइज प्लान किया है? कम से कम बता तो दो। मैं कितनी ज्यादा बेसब्र हो रही हूँ। बस थोड़ा और इंतजार कर लो, हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। अभी मनीष अपनी पत्नी रूबी से ये सब कह ही रहा था, तभी सामने से आ रहे तेज ट्रक से उन लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें मनीष को खरोंच भी नहीं आती। लेकिन वहीं रूबी बुरी तरह घायल हो जाती है, जिसे देखकर मनीष बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? मैं तो अपनी वाइफ को सरप्राइज देने आया था, पर नहीं, ये क्या हुआ? हे भगवान, ये क्या किया तुमने? और ये कहकर मनीष इधर उधर अस्पताल ढूंढने लगता है, पर दूर दूर तक उसे कहीं भी हॉस्पिटल नहीं मिलता। वो जैसे तैसे अपने आप को संभालता है और रूबी को दोबारा गाड़ी में बैठाकर जाने लगता है। तभी उसकी नजर एक अस्पताल पर पड़ती है। बाहर से देखने पर अस्पताल काफी पुराना लग रहा था, पर इस समय उसे रूबी की जान बचानी थी, तो वो सीधा हॉस्पिटल में चला जाता है और डॉक्टर्स को बुलाने लगता है। अरे डॉक्टर साहब, कहाँ हैं आप? जल्दी आइए, मेरी पत्नी घायल हो गई है, उसे आपकी जरूरत है डॉक्टर साहब। मनीष की आवाज सुनकर वहां पर एक डॉक्टर आ जाता है और वो रूबी को देखता है तो मनीष से कहता है, अरे नहीं, इनका तो बहुत ज्यादा खून निकल चुका है। आप ऐसा कीजिए, आप थोड़ी देर बाहर रुकिए, हम इन्हें देखकर अभी आपको बता देते हैं। और ये कहकर वो डॉक्टर उसे कमरे में ले जाता है। मनीष जब इधर उधर देखता है तो उसे कोई नजर नहीं आता। दूर दूर तक हॉस्पिटल खाली पड़ा हुआ था, वहां पर कोई भी नहीं दिख रहा था। ये देखकर मनीष काफी हैरान हो जाता है। अरे इतने बड़े अस्पताल में कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है? सभी कहाँ हैं? ना ही कोई मरीज देख रहा है, ना ही स्टाफ। और ये कहकर उसे अजीब सी बेचैनी होने लगती है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी की फिक्र हो रही थी। पता नहीं मेरी पत्नी किस हालत में होगी, ये अकेला डॉक्टर उसे कैसे हैंडल करेगा? और यही सब सोचकर वो उसी कमरे में जाने लगता है, पर वो जो आगे देखता है उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि जैसे ही वो कमरे में घुसता है तो वो वहाँ कुछ ऐसा देख लेता है जिससे मनीष वहीं बेहोश हो जाता है। और अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को अपनी गाड़ी के पास पाता है, पर वहाँ उसकी पत्नी नहीं होती। अपनी पत्नी को ना पाकर वो उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी वहाँ से एक आदमी गुजर रहा होता है और वो मनीष से कहता है, अरे भैया, किसको ढूंढ रहे हो?
मैं अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूँ। और यहाँ से वो हॉस्पिटल कहाँ चला गया? अभी तो यही वो हॉस्पिटल था। अरे तुम किस हॉस्पिटल की बात कर रहे हो? यहाँ तो कोई हॉस्पिटल नहीं है। पर मनीष के बार बार हॉस्पिटल का नाम लेने पर वो आदमी समझ गया कि मनीष भूतिया हॉस्पिटल की ही बात कर रहा है और उसने मनीष से कहा, कहीं तुम भूतिया हॉस्पिटल की बात तो नहीं कर रहे हो? क्या भूतिया हॉस्पिटल? पर उसमें तो मेरी पत्नी एडमिट है। ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुमने क्या किया? वो भूतिया हॉस्पिटल है, उसमें एक बार जो कोई भी जाता है वो वापस नहीं आ पाता। अब तुम्हारी पत्नी कभी नहीं आएगी। नहीं, मैं अपनी पत्नी को हर हालात में लेकर आऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। पर वो भूतिया हॉस्पिटल है कहाँ? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? वो तो सिर्फ रात में ही दिखाई देता है, दिन के उजाले में वो गायब हो जाता है। ये सुनकर मनीष बहुत ज्यादा परेशान हुआ। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी पत्नी को खो देगा और अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। तभी उसे रात के सीन याद आने लगे कि जब वो कमरे में गया था तो उसने देखा था उसकी पत्नी के सामने एक चुड़ैल खड़ी हुई थी और वो उसके शरीर को नोच नोच कर खा रही थी। ये याद आते ही वो बुरी तरह रोने लगा, पर उसके दिल में एक उम्मीद थी कि शायद उसकी पत्नी रूबी अभी भी जिंदा हो और वो रात होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात हुई वो हॉस्पिटल फिर से दिखाई देने लगा। हॉस्पिटल को देखकर वो काफी ज्यादा डर गया, पर हॉस्पिटल के अंदर जाने के अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था और वो हिम्मत करके हॉस्पिटल के अंदर गया। अस्पताल में कोई भी नहीं था। वो उसी कमरे में गया जहां पर उसने अपनी पत्नी को एडमिट किया था, पर वहां पर उसकी पत्नी नहीं थी। वो अपनी पत्नी को पूरे हॉस्पिटल में ढूंढने लगा, पर उसकी पत्नी का कहीं भी अता पता नहीं मिला। तभी किसी ने पीछे से आवाज दी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? जैसे ही मनीष पीछे देखता है तो उसके सामने उसकी पत्नी खड़ी हुई होती है, पर वो बहुत ही डरावनी हालत में थी। जगह जगह से उसका मांस निकल रहा था और वो काफी बदसूरत हो गई थी। अपनी पत्नी को इस तरह देखकर मनीष के होश उड़ गए और उसने हिम्मत करके कहा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ। नहीं, अब मैं नहीं जा सकती हूँ। आप चले जाइए, अब वरना ये आपको भी मार डालेंगे। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। आप क्यों जिद कर रहे हैं? अब मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं मर चुकी हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। और ये कहकर मनीष जोर जोर से रोने लगा। तभी वहां पर वही चुड़ैल आई और उसने मनीष से कहा, अरे वाह, आज फिर नया शिकार आ गया। अभी तो हमारे बहुत मौज है। मेरे पति से दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कल तक तो मैं बेबस थी, पर आज मैं भी तुम्हारी तरह बुरी आत्मा हूँ। तू गलती कर रही है। इस अस्पताल में तू अकेली नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं हैं, तो तू हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगी। चाहे कुछ भी हो, पर मैं अपने पति को इस हॉस्पिटल से निकाल कर ही रहूंगी। और ये कहकर उसने अपने पति से कहा, आप इस हॉस्पिटल से जाइए, देखते हैं कौन रोकता है आपको। पर मनीष जाने के लिए तैयार ही नहीं था। पर पत्नी के बार बार कहने पर वो वहाँ से भागने लगा, पर वो सभी आत्माएं भी उसके पीछे भागने लगी। अरे, ऐसे कैसे इस अस्पताल से बचकर जा सकता है? तुझे भी तेरी पत्नी की तरह मारना होगा। ये सुनकर रूबी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई, क्योंकि उसने उस डॉक्टर की सच्चाई जान ली थी। क्योंकि रूबी पूरी तरह बेहोश नहीं थी, उसे होश आ गया था। जब उसने उस चुड़ैल को देखा तो बचने की कोशिश की, पर उस चुड़ैल ने तब तक रूबी की गर्दन तोड़ दी। और अब वो नहीं चाहती थी कि उसके पति के साथ भी वही हो। इसी वजह से उसने उन सभी आत्माओं को रोका, क्योंकि रूबी एक अच्छी आत्मा थी, जिस वजह से वो बुरी आत्माओं पर भारी पड़ रही थी। तभी एक चुड़ैल ने मनीष पर हमला किया, पर रूबी ने उसे पकड़ा और उसकी गर्दन को वहीं पर मोड़ दिया, जिससे वो चुड़ैल वहीं मर गई। वहीं मनीष जैसे तैसे करके हॉस्पिटल से बाहर निकल आया, पर अब उसके दिमाग में उस भूतिया हॉस्पिटल को मिटाने का भूत चढ़ा हुआ था, क्योंकि उसने इस हॉस्पिटल की वजह से अपनी पत्नी को खो दिया था और उसने फैसला किया कि वो इस हॉस्पिटल को जला देगा। मैं इस हॉस्पिटल को इस तरह नहीं छोड़ सकता हूँ। इस भूतिया हॉस्पिटल की वजह से मैंने अपनी पत्नी को खो दिया है। मैं इसे अब तबाह कर दूंगा, जिससे ये किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित ना कर पाए, ना ही कोई बेमौत मारा जाए। और ये कहकर उसने हॉस्पिटल में आग लगा दी और धीरे धीरे करके वो पूरा हॉस्पिटल जलने लगा।
उसने उसमें अपनी पत्नी को भी जलते हुए देखा, जो उसे आखिरी बार प्यार से देख रही थी। ये देखकर वो फूट फूट कर रोने लगा और कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गया और मनीष फिर से बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसे होश आया तो वो अपने घर पर था। घर वाले उससे रूबी के बारे में पूछ रहे थे, तो उसने बड़ी मुश्किल से उन्हें सब बताया और अपने आप को संभाला। पर उसे खुशी थी कि मरते समय भी उसकी पत्नी ने उसका साथ दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी पसंद के बारे में जरूर बताएं।